जरा सोचिए, फारस की खाड़ी के ठीक ऊपर से एक कमर्शियल फ्लाइट गुजर रही है और पायलट को नीचे समंदर की जगह सिर्फ धुएं का एक अनंत, मतलब एक ऐसा गुबार दिखाई देता है जिसका कोई अंत ही नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब दुनिया के किसी दूसरे कोने में, मान लीजिए यूरोप में, एक नॉर्मल परिवार सुपरमार्केट जाता है और वहां शेल्फ पूरी तरह खाली पड़े हैं। बिल्कुल। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर इराक में किसी ने रडार पर एक ऐसा ड्रोन गिरा दिया है जिसे रोकना लगभग असंभव था। तो आज के इस गहराई से विश्लेषण में हम इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हाँ, क्योंकि आमतौर पर जब कहीं सैन्य अभियान शुरू होता है तो कागज पर सब कुछ बहुत स्पष्ट लगता है, जैसे निशाना लगाया और काम खत्म। लेकिन मार्च 2026 में जो कुछ भी हुआ है उसने इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख दिया है। देखिए, आज का हमारा मुख्य मिशन इसी धुंध को छाटना है। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खुफिया रिपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा पुलिंदा है। इसमें सीबीसी, द गार्जियन, सीबीएस न्यूज़, फॉक्स न्यूज़ और जेरूसलम पोस्ट जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट शामिल हैं। और इसके अलावा हम स्ट्रैटेजिक पैरालिसिस दस्तावेज और स्टोनिक्स की विस्तृत आर्थिक रिपोर्ट्स के जरिए इस संकट को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कैसे शुरू हुआ और इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे घुटनों पर ला दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, सुनने वालों के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि हमारे पास जो स्रोत हैं वे राजनीतिक और वैचारिक रूप से बेहद संवेदनशील हैं। बिल्कुल, उनमें दोनों पक्षों के दावे और दृष्टिकोण शामिल हैं। एकदम सही। और हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण, किसी देश या विचारधारा का बचाव या समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा काम केवल इन मूल स्रोतों में मौजूद तथ्यों और रणनीतियों को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रखना है, ताकि लोग इस जटिल परिदृश्य को आसानी से समझ सके। तो निष्पक्ष होकर अगर हम शुरुआत करें तो हमें 28 फरवरी 2026 के उस दिन पर वापस लौटना होगा। यही वो दिन था जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत हुई। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। मतलब रिपोर्ट्स के अनुसार पहले ही 12 घंटों के भीतर अमेरिका और इजराइल ने 900 से अधिक हवाई हमले किए। जरा इस पैमाने के बारे में सोचिए, 12 घंटे और 900 एयर स्ट्राइक। ये सैन्य इतिहास के सबसे तीव्र हवाई हमलों में से एक था। इसका मुख्य लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, जिसे रणनीतिक भाषा में डिकैपिटेशन स्ट्राइक कहा जाता है। डिकैपिटेशन स्ट्राइक यानी नेतृत्व का खात्मा करना। हाँ, एकदम। विरोधी गुट के शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह से खत्म कर देना। अमेरिका और इजराइल का यह मानना था कि अगर वे सबसे ऊपरी हिस्से को काट देंगे तो पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और एक तरह से वे इसमें सफल भी रहे। सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की उसी पहले हमले में मृत्यु हो गई। बिल्कुल। और ये सोच अचानक पैदा नहीं हुई थी। जब वो पुराना JCPOA परमाणु समझौता पूरी तरह विफल हो गया तो अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई थी कि पश्चिमी देशों को लगा कि अब कूटनीति का समय खत्म हो चुका है। लेकिन जो हुआ वो इस उम्मीद के बिल्कुल उलट था। 3 मार्च को इजराइल ने उस इमारत पर भी भारी बमबारी की जहां असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक होने वाली थी, ताकि कोई नया नेता चुना ही न जा सके। लेकिन इसके बावजूद अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया गया। ये तो किसी तारा मछली यानी स्टारफिश का सर काटने जैसा हो गया। अरे वाह, ये उपमा बहुत सटीक है। हाँ, मतलब आपने सोचा कि सिर काटने से वो मर जाएगी, लेकिन वास्तव में उसका नर्वस सिस्टम हर कटे हुए हिस्से में फैल गया और अब हर हिस्सा स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। तो मेरा सवाल ये है, क्या नेतृत्व को खत्म करने से ईरानी शासन वास्तव में कमजोर हुआ है या फिर ये दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया? मैं कहूंगा कि ये दांव काफी हद तक उल्टा पड़ा है। अमेरिका इसे रिजीम चेंज या शासन परिवर्तन की जीत मान रहा है, लेकिन दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करने पर सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। क्या सच्चाई? मुश्तबा खामेनेई को भले ही नेता चुन लिया गया हो, लेकिन वे एक अदृश्य चेहरे की तरह हैं। असली और निरंकुश ताकत अब IRGC के सबसे हार्डकोर कमांडरों के हाथों में जा चुकी है। मोहम्मद बगीर गालिबाफ, जो संसद अध्यक्ष हैं और पहले IRGC कमांडर रह चुके हैं। हाँ, स्रोतों में उनका काफी जिक्र है। वे इस पूरे ढांचे के मुख्य सूत्रधार बन गए हैं, है ना? बिल्कुल। गालिबाफ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अमेरिका के लिए शायद बातचीत का एकमात्र दरवाजा हो सकते हैं, लेकिन वे एक बेहद कट्टर रणनीतिकार भी हैं। और यही सबसे बड़ी पहेली है। ईरान ने अपने कमजोर हो चुके ढांचे को एक ऐसे कट्टर सैन्य रूप में ढाल लिया है जो अब किसी कूटनीतिक मर्यादा को नहीं मानता। सही कहा।
जब आपके अधिकांश पारंपरिक सैनिक ठिकाने मलबे में तब्दील हो चुके हों, तो आपके पास खोने के लिए क्या बचता है? ऐसे में रणनीति बचाव की नहीं होती, बल्कि अंधाधुंध आक्रामकता की हो जाती है। उनका पूरा ध्यान अब सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने पर है। और इसका सीधा असर हमें उस अजीबोगरीब शांति वार्ता पर देखने को मिल रहा है जो पर्दे के पीछे चल रही है। 24 मार्च को अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम से एक 15 सूत्रीय सीज फायर प्रस्ताव भेजा। वो 15 सूत्रीय प्रस्ताव अपने आप में इतना विशाल है कि उसे पढ़कर लगता है जैसे कोई विजेता किसी हारे हुए देश से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग कर रहा हो। एकदम। मतलब उसमें लिखा है कि ईरान अपना पूरा परमाणु कार्यक्रम जमींदोज कर दे, सारा संवर्धित यूरेनियम सौंप दे, प्रॉक्सी गुटों को फंडिंग रोकना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना। और इसके बदले में अमेरिका क्या दे रहा है? सभी आर्थिक प्रतिबंधों से पूर्ण राहत। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ईरान बहुत बुरी स्थिति में है और बातचीत के लिए बेताब है। लेकिन एक मिनट, ईरान का जो जवाब आया है उसने तो कूटनीतिक दुनिया में भूचाल ला दिया है। उन्होंने अपना 5 सूत्रीय काउंटर प्रस्ताव पेश किया है। हाँ, और वो प्रस्ताव बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प, मैं तो कहूंगी अजीब है। सुनिए, युद्ध और हत्याओं की तुरंत समाप्ति, भविष्य में युद्ध न होने की कानूनी गारंटी, नष्ट हुए बुनियादी ढांचे के लिए भारी हर्जाना और हुर्मुस पर पूर्ण संप्रभुता। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। पूछे। जब आपका देश बमबारी से तबाह हो रहा है, अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, तो आप हर्जाने की मांग कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या वे सच में मानते हैं कि अमेरिका उन्हें टूटे हुए पुलों के लिए डॉलर देगा? क्या अमेरिका ईरान को गलत पड़ रहा है या ईरान किसी अलग ही दुनिया में जी रहा है? देखिए, इसे किसी अलग दुनिया में जीना समझना हमारी भूल होगी। सामरिक भाषा में ईरान की इस चाल को पॉइजन पिल या जहरीली गोली कहा जाता है। जहरीली गोली मतलब ऐसी शर्त जो जानबूझकर बातचीत को खत्म करने के लिए रखी जाए। सटीक रूप से। ईरान बहुत अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका कभी हर्जाना नहीं देगा और हॉर्मुज पर उनका एकाधिकार तो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। तो फिर ये शर्तें रखी क्यों गई हैं? ताकि कूटनीतिक प्रक्रिया उलझी रहे। जब तक वार्ता की मेज पर कागज इधर उधर होते रहेंगे, ईरान को जमीन पर युद्ध को अन्य मोर्चों पर फैलाने का समय मिल जाएगा। वे दुनिया को बता रहे हैं कि भले ही उनके रडार नष्ट हो गए हों, लेकिन वे अब भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का गला घोटने की ताकत रखते हैं। तो अब जो लोग इस भू राजनीतिक उथल-पुथल से हजारों मील दूर बैठे हैं, वे सोचेंगे कि उन्हें इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए। बहुत वाजिब सवाल है। इसका जवाब ये है कि जब कूटनीति विफल होती है, तो उसका सीधा असर वैश्विक व्यापार की नसों पर पड़ता है, और इसका सबसे बड़ा केंद्र है हुर्मुज जलडमरू मध्य। बिल्कुल, हॉर्मुज दुनिया का वो संकरा रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है, और ईरान ने इस रास्ते पर लगभग पूरी तरह ताला लगा दिया है, जिसका सीधा असर कच्चे तेल पर पड़ा है। ब्रेंट क्रूड, जो पहले लगभग $80 प्रति बैरल था, वो उछलकर $120 के पार पहुंच गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी की वजह से ट्रकों का माल भाड़ा बढ़ता है और आम लोगों के सुपरमार्केट के बिल आसमान छूने लगते हैं। अगर हम इस घटनाक्रम को देखें तो ईरान ने यूक्रेन रूस युद्ध से एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। ये समुद्र पर नियंत्रण की एक नई रणनीति है। अमेरिकी नौसेना ने बयान दिया था कि ईरान की 92% नौसेना नष्ट हो चुकी है। हाँ, वही तो। अगर उनकी 92% नौसेना मलबे में बदल चुकी है, तो फिर समंदर से तेल के जहाज कैसे नहीं गुजर पा रहे? वे रास्ता रोक कैसे रहे हैं? यही तो असिमेट्रिक वॉरफेयर या असममित युद्ध की ताकत है। आपको समंदर पर राज करने के लिए विशाल नौसेना नहीं चाहिए। आपको बस तटों पर, गुफाओं में या छोटी नावों पर कुछ सस्ती मिसाइलें और ड्रोन्स छिपा कर रखने हैं। अच्छा, तो उन्हें हर जहाज को डुबाना नहीं है? बिल्कुल नहीं। उन्हें बस एक ऐसा खौफनाक माहौल बनाना है कि जहाज़ों का बीमा करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां डर जाएं। बिना बीमा के कोई भी जहाज वहां से नहीं गुजरेगा। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। और इस खौफ का सबसे भयानक असर खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के देशों पर पड़ रहा है। कुवैत और कतर जैसे देशों में एक ऐसा मानवीय संकट पैदा हो गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। हाँ, क्योंकि इन रेगिस्तानी देशों में पीने का पानी प्राकृतिक रूप से नहीं आता। बिल्कुल, वहां समंदर के पानी को साफ करने के लिए डीसैलिनेशन प्लांट्स लगे हैं। जब इन प्लांट्स पर हमले होते हैं तो पानी की आपूर्ति कुछ ही दिनों में ठप होने लगती है। ये डर किसी भी समाज में तुरंत पैनिक मचा सकता है। और सिर्फ पानी ही नहीं, ऊर्जा निर्यात भी पूरी तरह से चरमरा गया है। कतर को गैस निर्यात के अपने अनुबंधों पर फोर्स मेजोर घोषित करना पड़ा है।
जो लोग कानूनी पेचीदगियां नहीं समझते उनके लिए इस फोर्स मेजॉर का क्या मतलब है? कानूनी भाषा में इसे एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि कतर दुनिया को बता रहा है कि परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर हैं और वे गैस की सप्लाई नहीं कर सकते। जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में दहशत फैल जाती है। और इसके साथ ही खाड़ी देशों में ग्रोसरी यानी खाने पीने की कीमतों में 40 से 120% तक की वृद्धि हुई है। लुलु रिटेल जैसी बड़ी सुपरमार्केट चेन को हवाई जहाज़ों से सब्जियां मंगानी पड़ रही हैं, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। और ये तो सिर्फ आर्थिक झटका है, मानवीय त्रासदी के आंकड़े तो और भी रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। हाँ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के अंदर लगभग 32 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। वे शहरों से भागकर ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं और लिबनान में भी 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हैं। ये एक ऐसा घेराव है जिसने पूरे मध्य पूर्व की नब्ज रोक दी है। और अब इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए युद्ध के मैदान में ऐसी नई तकनीकें उतर रही हैं जो सीधे जमीनी युद्ध का संकेत दे रही हैं। तकनीकी मोर्चे पर जो बदलाव हो रहे हैं वे सच में हैरान करने वाले हैं। खुफिया दस्तावेजों में फाइबर ऑप्टिक FPV ड्रोन्स का विशेष रूप से जिक्र है। हाँ, ये तकनीक रूस से ईरान और फिर इराक तक पहुंची है। नॉर्मली तो ड्रोन्स रेडियो सिग्नल से काम करते हैं और अमेरिकी सिस्टम उन्हें जैम कर देते हैं ना। बिल्कुल, लेकिन इन नए फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इन ड्रोन्स के पिछले हिस्से में एक बहुत ही पतली लेकिन मजबूत फाइबर ऑप्टिक तार की रील बंधी होती है। 1 मिनट, तो उसमें कोई रेडियो सिग्नल नहीं होता? नहीं, जैसे जैसे ड्रोन आगे बढ़ता है ये भौतिक तार खुलती जाती है। क्योंकि ये हवा में तरंगों के बजाय तार से जुड़ा है, अमेरिका का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम इस पर काम नहीं करता। अरे बाप रे, मतलब आप तरंगों को रोक सकते हैं लेकिन एक भौतिक तार को कैसे जैम करेंगे? सीधी सी बात है, कर ही नहीं सकते। इराक में अमेरिकी रडार सिस्टम पर इसी तकनीक से सफलतापूर्वक हमला किया गया है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जब इतनी उन्नत सेना इन सस्ते खतरों को रोकने में विफल होने लगे तो जमीन पर सैनिक उतारना ही आखिरी विकल्प लगता है। और यहीं से सबसे खतरनाक खबर सामने आती है। 82nd एयरबोर्न डिवीजन की तैनाती? हाँ, पेंटागन ने मध्य पूर्व में 82nd एयरबोर्न डिवीजन के 1 से 3,000 पैराट्रूपर्स और 5,000 मरीन सैनिकों की तैनाती की तैयारी शुरू कर दी है। इस तैनाती को हल्के में नहीं लिया जा सकता। 82nd एयरबोर्न कोई साधारण सैनिक टुकड़ी नहीं है, ये उनकी इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स है। ये दुश्मन के इलाके में कूदकर कुछ ही घंटों में कब्जा करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। तो मेरा यहाँ एक तीखा सवाल है, क्या ये भारी भरकम तैनाती सिर्फ ईरान को डराने और वो 15 सूत्री सीज़फायर मनवाने की रणनीति है या सच में ग्राउंड इन्वेजन यानी जमीनी हमले की तैयारी हो रही है? ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक उनकी जमीन पर उतरे तो वो अमेरिकी सैनिकों को मारने के लिए अपने ही इलाके में कालीन बमबारी यानी कार्पेट बॉम्बिंग करने को तैयार हैं। ये बहुत ही चरम कदम है। मतलब अपने ही देश के बुनियादी ढांचे पर बम गिराना ताकि दुश्मन जिंदा वापस ना जा सके, ये किस हद की दीवानगी है? सैन्य सिद्धांतों में इसे मैक्सिमम एस्केलेशन या अधिकतम वृद्धि कहा जाता है। जब कूटनीति के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो पीछे हटने का मतलब कमजोरी माना जाता है। अमेरिका के लिए होर्मुज खोलना एक रणनीतिक अनिवार्यता है। और ईरान क्या संदेश दे रहा है? ईरान अपने ही इलाके में बमबारी की धमकी देकर ये बता रहा है कि वो घुटने टेकने के बजाय खुद को और अपने दुश्मनों को एक साथ नष्ट करने के लिए तैयार है। वो डराने की रणनीति से आगे निकलकर आत्मघाती लड़ाई के चरण में पहुंच चुके हैं। ये सब इतना भयावह है कि इसे एक बार में समझना मुश्किल लगता है। लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण के बाद एक बात साफ हो जाती है। वो क्या? ये संकट सिर्फ कुछ देशों के बीच सीमा का विवाद नहीं है। ये दिखाता है कि 21वीं सदी में सैन्य शक्ति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति किस कदर एक दूसरे में गुथे हुए हैं। कैसे एक एयर स्ट्राइक से कुवैत में पीने के पानी की कमी हो जाती है और दुनिया भर में महंगाई की आग लग जाती है। बिल्कुल, जब अर्थशास्त्र को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया का कोई कोना छूता नहीं रह सकता। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहते हैं जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। बताइए। अगर ये गतिरोध ऐसे ही बना रहता है और ईरान होर्मुज को लंबे समय तक बंद रखता है तो क्या ये भीषण संकट दुनिया को फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन से हमेशा के लिए दूर जाने पर मजबूर कर देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्या ये वो अंतिम धक्का होगा जो अर्थव्यवस्था को ऊर्जा के नए विकल्पों की ओर मोड़ देगा, या फिर इसके उलट क्या ये कैसे स्थायी वैश्विक संघर्ष को जन्म देगा
जहां ऊर्जा के स्रोत हमेशा के लिए ब्लैकमेल और युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बनकर रह जाएंगे? मुझे लगता है कि आधुनिक इतिहास में यह हमारे समय का सबसे निर्णायक सवाल साबित हो सकता है। एकदम सही, क्योंकि आज बंद कमरों में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वे आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य तय करेंगे। हमारे साथ आज के इस गहराई से विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर जानकारी पर सवाल उठाते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, सोचते रहिए।